So it is categorized in this way, like ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, देन आपको फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर थोड़ा मॉडर्न में आपको क्वांटम पढ़ना पड़ेगा, आगे की बात है, जिसमें हम लोग लाइट के नेचर को भी समझेंगे ऑप्टिक्स में। बट आपका जो क्लास 10 में दिया हुआ है ये बेसिकली आपका कंप्लीटली ज्योमेट्री बेसिस पे है। इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को डील करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट उस फिजिकल फिनोमेना को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो आप लोग बहुत पहले से जानते भी होंगे, 9, 10 ईयर्स तो पढ़ के आए, आई थिंक वो सब चीजें तो मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए। इल्यूमिनस बॉडी किसको बोलेंगे, नॉन, ये सब समझते हैं ना, आई थिंक ये सब तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। वो आएगा वहां पर, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगर आप चाहते हैं तो इसको आप देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और को तुमको कोई देखने में प्रॉब्लम बाबू? हम लोग मेनली यही करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रहा है? लाइट को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर। बट एट द सेम टाइम ऐसा आप सोचो, तो लाइट को जो रेक्टिलिनियर हम लोग बोल रहे हैं या पैरेलल लाइन जो बोल रहे हैं, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं तो पैरेलल तो नहीं बोलेंगे ना, सब एक ही लाइन में जा रहा है, ऐसा तो क्यों बोलते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक? अगर मान लो लाइट को बहुत दूर से देखो तो कैसा दिखेगा? इमेजिन कि बहुत दूर से देख रहे हैं, लाइट इन लाइन दिखेगा या नहीं बहुत दूर से? तो इसीलिए हम बट अगर हाँ, हम क्या पार्टिकल में जूम इन करें तो लाइट तो मतलब पार्टिकल को देखे तो वो वेव लाइक नेचर में जाती है। तो हम लोग अभी यहाँ पर क्वांटम तो डील नहीं कर रहे ना, क्वांटम डील कर रहे हैं क्या? और को हाँ सर। अभी हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं या ज्योमेट्रिकल? ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही तो डिस्कस कर रहे हैं ना रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में। तो और ये वेव जो बोल रहे हैं वो वेव जैसा, वेव क्या होता है बाबू? वेव के बारे में जानते हैं आप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द वेव? और को पार्टिकल तो मतलब सिंगुलर होती है और उनका क्या होता है? पार्टिकल क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में जो मतलब फोटॉन लाइट का, और वेव मतलब जो अप एंड डाउन मूवमेंट में जो ट्रैवल करते हैं। अप एंड डाउन। तो एक आई थिंक केमिस्ट्री में बाबू इलेक्ट्रॉन पढ़े हो ना? हाँ। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोलते हो कि वेव बोलते हो? पार्टिकल। पार्टिकल, वेव नहीं बोलते हम लोग। और को इलेक्ट्रॉन को आप एज ए वेव नेचर नहीं पढ़े हो? नहीं सर। अच्छा, इसलिए वो सब बात अभी नहीं करते हैं हम लोग, बेटर होगा। पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या होता है ये सब चीजें मैं आपको सिखलाऊंगा जब आपको स्टेज आ जाएगा ना। वो अप डाउन सिर्फ बोलने से नहीं होता है वो सब चीज, हाँ। तब तो कोई भी पार्टिकल भी अप डाउन करने लगेगा तो वेव हो जाएगा। हाँ, वेव का मीनिंग कुछ अलग है जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा। अब पार्टिकल जो बोलते हैं उसका भी कुछ मीनिंग है, तो इसीलिए वो सब अभी अपना बोले। हम लोग अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो है सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को देखेंगे, या आप बोल सकते हो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। देखिए रेज हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा बेसिक पॉइंट्स है जिसको मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिए। लाइक रेज, देखिए जो भी अभी पार्टिकल और वेव बोल रहे थे ना, हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं आपको एनर्जी और फोर्स ही मिलेगा इस नेचर में, नथिंग एल्स। तो वेव बोलने का क्या मतलब है, पार्टिकल बोलने का क्या है, वो सब मैं चीजें आप लोगों को समझा पाऊंगा, तभी तो मेरा बोलने का मीनिंग आपको कनेक्ट कर पाएगा
देन उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी इस स्टेज में मैं कुछ भी बोल दूं, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। हो सके तो आप उसको याद कर लेंगे, इसीलिए मैं ना वेव पढ़ाया हूं अभी, इसीलिए मैं ये सब चीज नहीं बोल सकता, आप खुद ही समझ जाएंगे उसका मतलब। तो इसीलिए चलिए बेसिक रेज के बारे में अगर आप देखें तो ये रे है क्या, तो देखिए ये है आपका डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है। उसी को रे से हम लोग दिखलाते हैं। लाइट अगर ऐसे सपोज प्रोपोगेट हो रहा है ये, तो ये जो है उसकी एनर्जी को बता रहा है कि एनर्जी ऐसे जा रहा है, जिसको हम लोग रेज बोलते हैं। अब इसके कलेक्शन को हम लोग बीम बोलते हैं। अगर बहुत सारा रेज है तो इसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, जिसको लिखे कलेक्शन ऑफ रेज कॉल्ड ए बीम। अब ये बीम कैसा हो सकता है? रेज अगर पैरेलल है, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जर्वेशन, जैसे बहुत दूर से देखे तो हम लोग को ऐसा दिख गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफिनिटी से आ रहा है। इसका मतलब क्या है सिग्निफिकेंस? बहुत दूर की बात समझ में आ रहा है। दूर का भी कोई डिफाइन तो नहीं है, इन कंपेयरिंग टू द हाइट ऑफ द बॉडी एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस आपने ले ली, ठीक है। अब ये जो है बीम इस टाइप से है कि इट्स गिविंग ए इंप्रेशन ऑफ कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। अगर ये इसका इंप्रेशन ऐसा ऐसा हो कि इट इज शोइंग दैट इट इज गोइंग लाइक दिस, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। ये बात समझ रहे हैं या नहीं? देख लीजिए, कोई दिक्कत? हाँ, ये लिख भी दिए हैं। अब देखिए जिस रीजन में आपको रेज मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, उसी रीजन में ना हम लोगों का आई उस एनर्जी को परसीव कर पाएगा। अब उस एनर्जी जो है आई परसीव करेगा, वो सेंसेशन होकर हम लोग को ब्रेन तक ले जाएगा, जिससे कि हम लोग कुछ इमेज देखते हैं, देख पाते हैं, है ना। तो उसके लिए एक रीजन भी तो है। अगर सपोज इसी सर्टेन रीजन में अगर रेज जा रहा है, अगर मैं बोलूं, आप बोलेंगे तो एक बार आपको मैं नोट करने का दूंगा मौका, पहले आप समझ लीजिए। अगर सिर्फ एक सर्टेन रीजन में ही जा रहा है, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे, तो आप इस जिस रीजन में रेज जा रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, जिसको मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर आप देखेंगे तो फील्ड ऑफ व्यू, रीजन इन विच वी रिसीव द रेज, और यू कैन से रेज मीन्स क्या? एनर्जी। अरे बात समझ में आएगी? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, नहीं तो फॉर ए टाइम बिंग आप इसको ये मान सकते हो कि अगर कोई भी प्लेन सरफेस से अगर रे इंसिडेंट करेगा, तो आप जानते भी हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अदरवाइज इसका प्रूफ के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, जहां पे मैंने प्रूफ किया थीटा इक्वल्स टू थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम टाइम और लीस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। इस टाइप में समझिएगा, इधर देखिए, ऐसा सिचुएशन है जिसमें एक पॉइंट जिसको हम लोग ए बोल देते हैं और दूसरा पॉइंट किसी को बी बोल देते हैं। अब ये इस टाइप का सिचुएशन है कि रे को ए से स्टार्ट होना है और रीच करना है बी बाय टचिंग दिस सरफेस। मतलब एक ऐसा रेस आप समझ लो, लाइट को भी छोड़ दो, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आपको मैकेनिक्स में भी देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग लाइट के कंसेप्ट को लगाते हैं तो चीजें इजी बन जाता है। क्योंकि लाइट खुद का ही कंसेप्ट कैसा है? लीस्ट पाथ या लीस्ट टाइम ट्रेवल। तो अगर इसको टच करके इसको जाना है, तो लाइट जो है जो सबसे लीस्ट पाथ पॉसिबल होगा उसी को फॉलो करेगा। इसी का प्रूफ, क्योंकि सेवरल सिचुएशन हो सकता था, कोई बोलेगा कि इसको टच किया फिर यहां चला गया, ऐसे नहीं। कोई बोलता कि नहीं ये जो है कुछ ऐसे टच किया देन यहाँ रीच किया, बात समझे या नहीं? सो हाउ टू डिसाइड कि विच पाथ लाइट इज गोइंग टू फॉलो, जिसके लिए ही yes,
कि अगर आप मान लीजिए टोटल कुछ डिस्टेंस को d है, तो इस एंड से सपोज x पर ये हिट किया, मान लिया ये टोटल, तो दोनों के बीच सेपरेशन तो ये फिक्स होगा ना, तो ये रिमेनिंग वाला कितना हो जाएगा, d माइनस एच। और आपको मालूम है अगर c स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है और ये हाइट को मान लेते हैं कुछ h1 है और इसको कुछ h2, तो ये जो डिस्टेंस है अगर इसको हम कुछ o बोल दें तो AO को कुछ d1 बोल रहे हैं और OB को कुछ d2 बोल रहे हैं, है ना? समझ रहे हैं नहीं? तो आप देखो, जो आप टाइम लिखोगे फ्रॉम ए टू बी, टाइम पर से थोड़ा लिखता हूं, ये दिख रहा है ना, टाइम टेकिंग फ्रॉम ए टू बी, तो आप कितना लिखो, d1/c प्लस, ये लिखेंगे ना, नहीं तो टाइम लगेगा। तो अगर इसको कुछ हम t टाइम बोल दें तो d1 के वैल्यू को कितना लिखोगे, या c को इधर आप ले जाओ तो ये ct हो जाएगा। ct क्या हो गया, पाथ लेंथ ऑफ लाइट, पाथ लेंथ ऑफ लाइट, यही आएगा ना। तो t मिनिमम मतलब पाथ लेंथ भी मिनिमम, तो इसी को लिख रहे हो d1 प्लस d2, और d1 के वैल्यू को क्या लिखोगे, √/h1 प्लस x², यही तो लिखोगे इस ट्रायंगल में। और अनदर वाले ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे, √h2² प्लस x²। समझ रहे? अब इसी को आपको मिनिमाइज करना इस दो क्वांटिटी, और सिंस दिस इज ए फंक्शन ऑफ x, इसीलिए मैंने यहां पर कुछ ये नाम दे दिया है और बोला है ये क्या है, पाथ लेंथ, जिसको किससे दिखा रहे हैं, सो ये आपका दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग लेते हैं, अभी नहीं भी मालूम तो जस्ट सुन लीजिए, तो डेरिवेटिव लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हम लोगों को मिल रहा है, समझे? ये अब ये क्या हो गया, आप इससे भी मिला लो, अगर इस एंगल को कुछ आप अल्फा बोल रहे हो, है ना, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, x/d1, देखिए x/d1, और इस एंगल को कुछ बीटा बोलो तो ये कितना है, मैं d-x लिखा हूं, इधर मैंने एल लिया है, बात समझ रहे हैं, तो इसे नाराज मत होइएगा, बात सेम ही, समझ रहे हैं ना? तो ये क्या हो जाएगा, l-x cos बीटा का वैल्यू, जिसको d-x हमने यहां लिखा है, d-x/d2, ये दोनों क्या आ रहा है, cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos बीटा, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो गया। तो हमने माना है कि इस अगर वर्टिकल ड्रॉ कर दें, अगर इसको थीटा आई मान लेते हैं, तो इस अल्फा को कितना लिखेंगे, 90 माइनस थीटा आई लिखेंगे या नहीं, और अगर इसको थीटा आर मान लिया तो बीटा का वैल्यू 90 माइनस, तो जस्ट इस अल्फा एंड बीटा के वैल्यू में रख दिया, अल्फा का वैल्यू 90 माइनस थीटा आई, यहाँ 90 माइनस, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आई क्या हो गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यही आपका क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, होगा कि नहीं? और अगर आप ज्योमेट्री से अगर देखो तो ये जो लाइन, ये और ये किसी एक ही प्लेन में लाई कर रहा हो, मतलब रे ऐसे इंसिडेंट किया, ध्यान से देखिएगा, तो रिफ्लेक्ट हुआ ये एक ही प्लेन में, और ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर इस पे अगर आप एक नॉर्मल को ड्रॉप कर दो तो ये सारे एक ही प्लेन में लाई कर, और ज्योमेट्री से अगर आप देखें
तो ये इस रेज को हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं पीछे से जा रहा है, समझ रहे हैं नहीं? ये रे जो इधर जा रहा है ये कहीं इधर से जा रहा है, डॉट डॉट लाइन से मैं दिखा रहा हूं, हाइपोथेटिकली वी कैन थिंक, बट जा तो नहीं रहा, जा तो यहां से रहा है। तो ऐसा एक रे नहीं, जो भी रे फॉल करेगा, बात समझ रहे हैं, उसी के प्रोपोर्शनेट रेशियो में ऐसे जाएगा, और इसको आप पीछे मिलाओगे तो सब क्या लगेगा, यहीं से जा रहा है, इसी पॉइंट से आ रहा है। या अगर रे को, अगर आप रिट्रेस करा दो पाथ को, अगर रे को एग्जैक्टली इसी लाइन पे अगर आप फॉल कराओ, यहीं पे जस्ट ऐसे, तो ये इधर जाएगा, ये फिर ऐसे अगर आ रहा है तो ये भी ऐसे जाएगा, और एक जगह जाके कन्वर्ज कर जाएगा, रिट्रेस कर जाता है अगर, तो बात समझ रहे हैं नहीं? सेम पाथ को अगर फॉलो करा दे, रे ऐसे जा रहा था, अगर रे ऐसे, तो क्या लगेगा, ये जो रेज है ये सब आकर कहीं हाइपोथेटिकली यहां मीट कर रहा है। बात अब समझ रहे हैं कि नहीं? ज्योमेट्रिकली समझिए क्या हो रहा है। आइदर रे जो डाइवर्ज हो रहा है उसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं इस पॉइंट से हाइपोथेटिकली ओरिजिनेट हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिन कहीं यहां है हाइपोथेटिकली, समझ रहे हैं? वैसे ही जो इंसिडेंट रे है वो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां जाकर मीट कर रहा है, बट हाइपोथेटिकली वी कैन थिंक कि ये सब यहां जाकर कहीं मीट कर रहा है। ये सब का मीनिंग है, इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूं, समझे या नहीं? और एक चीज और मैं आपको बता दूं, हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना, वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन थ्रू दी स्मूथ प्लेन सरफेस। बात समझ में आ रहा है? एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन थ्रू दी राफ, कर्वी टाइप का होगा। तो उसमें क्या होगा, आपको रिफ्लेक्टेड जो रे होगा ना, वो सब डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि सारे रे को आप एक जगह कहीं पर परसीव करोगे, तभी ना कुछ फाइनल आपको आउटपुट मिलेगा, जिसको हम लोग इमेज कहेंगे आगे। अगर दूसरे दूसरे डायरेक्शन में चले जाएं तो एक जगह पूरा एनर्जी तो नहीं मिल रहा है, तो उतना सिग्निफिकेंट आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। बात आप समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग स्पेकुलर को पढ़ रहे हैं, जिसको आप ऐसा भी देख सकते हो कि अगर एक स्मूथ सरफेस है, जिसको आप स्मूथ बॉडी को जिसको मिरर घर में यूज करते हो, उसके जगह पर एक आप कोई कप भी देखो, कप भी यूज करो, तो कप में भी आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इमेज फॉर्म होता है, देखते हैं कि नहीं? बट नॉट सिमिलर टू मिरर। द रीजन, मिरर का सरफेस और उस कप का सरफेस में डिफरेंस है या नहीं? बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? और ये अलग बात है कि उसका कर्व सरफेस है, वो फ्लैट सरफेस है, ये भी बात है इसमें, लेकिन मैं जनरली सरफेस के बारे में बता रहा हूँ। चाहे आप वुडन सरफेस को ही देख लो, बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि ये वैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसका कलर भी अलग है, वो सब चीजें भी आती है, बहुत सारा पॉइंट। लेकिन हम सिर्फ आपको सरफेस के बारे में समझाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग किसको लेकर चलेंगे, स्मूथ को। ये जो मैंने लाइन बनाने का कोशिश किया है, एक प्लेन बनाना चाहे, हाँ, कौन सा प्लेन? जिस प्लेन सरफेस पे आकर इंसिडेंट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पे इंसिडेंट कर रहा है। कौन सा? ये इसका डेरिवेटिव लेने पे कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, ना समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं बोला कि इसको आप छोड़ सकते हो, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। जब आप कैलकुलस में पढ़ेंगे हाउ टू टेक द डेरिवेटिव, तो वहीं से ही है, इतना तो आप मान लो। इसलिए एफ प्राइम एक्स लिखे, इसका मतलब होता है डीएफ बाई डी एक्स बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव है। तो अभी आपको लगेगा नहीं, मतलब आपके रिजल्ट के लिए मैं बता दिया आपको कि कैसे होता है। जब आइडिया, जब आप डेरिवेटिव सीख लोगे तो आइडिया तो लग जाएगा ना। हमने क्या किया है, एक दो प्लेन बनाया, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा एक प्लेन जिसमें जो है ये लाइट इंसिडेंट कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है और नॉर्मल। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये वर्टिकल प्लेन में, और इधर आई बनाया हूं जो इसको परसीव कर रहा है। मतलब आप ऐसा समझो, ये अगर रे जो है इस डायरेक्शन में इंसिडेंट किया, हाँ, तो इसके डायरेक्शन को मैंने एक नाम दे दिया, जिसको यहां देखिए लिखा एन आई रूप। एन आई रूप का मतलब है, यूनिट वेक्टर तो पढ़े ना आप लोग,
यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, इधर में डायरेक्शन का नाम दे दिया एक NI रूफ, जो पढ़ाया मैं आप लोगों को, है ना। अब देखिए जो रे रिफ्लेक्ट कर गया इधर, इसको क्या बोलेंगे, NR, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग के यूनिट वेक्टर को N रूफ R बोल रहे हैं, लिखा भी है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके नॉर्मल अगर आपने जो लाइन को ड्रॉप कर दिया, इसको सिंपली लिख रहे हैं एन रूफ। इसको बोल रहे हैं एन रूफ क्या है बाबू, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन सरफेस, बोलिए या बोलिए प्लेन मिरर। तो हम लोगों ने देखा जब प्लेन सरफेस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हो रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, या जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ऑल आर सेम प्लेन, जिसको बोलेंगे कोप्लेनर्स, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट ठीक है, अभी आप ऐसे लिख लो, लाइज इन दी सेम प्लेन, ठीक है। और ये जो पहला वाला पॉइंट ने लिखा था थीटा इक्वल्स टू थीटा। अब इधर से एक चीज देखें आपको मालूम है या नहीं, आई डोंट नो, आप बोलेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा आई को हम लोग कितना बोलते हैं, साइन थीटा आई, और साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा। मीन्स अभी भी ये साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ही आ रहा है, यानी इसी चीज को ऐसे हम लोग रीराइट कर सकते हैं या नहीं, कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस अगर आप लिखते हो A क्रॉस B, ठीक है, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और कोई एक हम लोग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। ये एनरूफ मत समझिए, ये एनरूफ का सिग्निफिकेंस सेम ये है कि अगर कोई आप प्लेन ले लेते हो, सपोज कुछ इस टाइप का प्लेन ले, एक ऐसा प्लेन है, इस प्लेन में अगर आप दो वेक्टर एज्यूम कर लेते हो ऐसे, से दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी, और ये एंगल थीटा है दोनों के बीच, हाँ, तो इसका जो क्रॉस होगा ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, आइदर इधर बोलो या इधर इधर। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी इसी को हम एनरूफ बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, मैं नेक्स्ट 11th में मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर में, उसके पहले का तो सारा चीजें मैंने पढ़ा दी है। तो मॉड ए मॉड बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज थीटा, रिटन एज साइन थीटा। एन रूप मींस इसका परपेंडिकुलर, मतलब ये भी जो है एक वेक्टर है जिसका वैल्यू ये है। इसके डायरेक्शन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, अगर आप ए क्रॉस बी लिख रहे हो, मींस यू हैव टू रोटेट द ए टुवर्ड्स द बी। मतलब अगर आप अपने हैंड को अगर आप ऐसे रख लो ए के क्रॉस और उसको ले जाओ बी के अलोंग, तो ये जो थंब जिधर पॉइंटेड रहेगा ना, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। क्या दूसरा सेंस ये बनता है हैंड का ना आप यूज करें, जिस वेक्टर को जिधर ले जाना है उसको उधर आप घुमा दो, जैसे ए क्रॉस बी, तो बी इधर है, तो आप इधर से मत घुमा, जो शॉर्टेस्ट है उधर से आप घुमा। समझ रहे हैं या नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसको जब अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो क्या हो, ऐसा समझो आप एक स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो, तो स्क्रू क्या होगा, भीतर जाएगा, तो इनसाइड चला गया, सो इट हैज टेंडेंसी टू गो इनसाइड, तो बोलेंगे इसका डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और इनवर्ड। गेटिंग इट और नॉट। अगर आप इसको बी क्रॉस ए लिखते, मतलब बी को किधर ले जाना पड़ेगा, ए की तरफ। इस बार आप कैसे स्क्रू को रोटेट करना पड़ रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू विल कम अप टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द व्यूअर, मतलब इधर आ, irrespective of this plane. Suppose if there is a this plane, slanted plane in which two vectors are there like this, and you have to rotate one vector towards this, so you have to look like this. This is clockwise sense or view from the top. If this is clockwise sense, means this will go down to this plane, simply. Getting it or not? Rather than placing the hand. Now it's up to you how you are going to identify the direction. Getting it or not? But while writing A cross B and B cross A, what is the difference? Then difference is the sign of angle remains same, but only the sense of rotation is different. Means their direction is different. Means A cross B is this, then B cross A would be how much? Mod A, again mod B, sign of angle between them, but here negative sign you have to give. Sure. Means A cross B is coming equals to minus B cross A, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम बोलते भी हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो द एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? सो यहाँ हम लोग को बस यही यूज करना है। आप खुद देखो, सेंस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, और आप जो है इसको बोले हो एन आई रूफ, और इसको बोले हो एन आर रूफ, और इसको बोले हो एन रूफ। ये एंगल थीटा आई है या नहीं? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा होगा या नहीं? Means you are going to take the cross of this ni with n. Means you have to rotate like this, and sine of angle between these two vector is pi minus theta. And what is the angle between these two vectors? Angle between vectors तो पढ़ा है, pi minus theta. तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, हाउ मच इट इज? पाई माइनस। Means magnitude of n or magnitude of ni roof give unity, because these are unit vector. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ओवरऑल क्या बच गया हम लोग का? साइन पाई माइनस थीटा आई विथ दिस सेंस ऑफ रोटेशन। अब ये एंगल कितना है? थीटा। तो सेम सेंस ऑफ रोटेशन के लिए क्या होना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा। तो एन आर क्रॉस एन करेंगे तो कितना आएगा? मॉड ऑफ एन आर, मॉड ऑफ एन, अगेन 1, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज साइन थीटा, और इसका भी सेम डायरेक्शन। तो देखो उसी बेसिस पे ये लिखे हैं, सेम है या नहीं? साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मींस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और पहले ही से हम लोगों को मालूम। अरे समझे या नहीं? सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को इस क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में? अरे बोलो, लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, और को ठीक है? ठीक। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आप देखें, डॉट प्रोडक्ट में क्या है आपका? वैसे ही दो वेक्टर का अगर आप डॉट लेने जाते हो, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में बोलते, वैसे ही अगर दो वेक्टर आप ए ले लिया और दूसरा सब कुछ बी वेक्टर लिए, एंगल इज थीटा, तो इसको हम लोग डॉट बोलते हैं, ए डॉट बी, ऐसे दिख लो, इनटू नहीं बोलिएगा, डॉट बोले। इज इक्वल्स टू लिखते हैं इस पर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, पहले साइन ऑफ एंगल लिखते थे, अब कोसाइन ऑफ एंगल। सिंस इसको हम लोग डॉट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब ये स्केलर हो गया, तो स्केलर को तो डायरेक्शन देने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू गिव एनी डायरेक्शन, इसलिए कोई यूनिट वेक्टर नहीं, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखो तो फिर से आप क्या लिख सकते हैं? एन आई डॉट अगर आप एन करते हो, जैसे पहले आपका जो डायग्राम था आप देख लीजिए, एन आई है या नहीं? एन आई डॉट एन करो तो जो बताया उसके अकॉर्डिंग ये एन आई है और ये एन रो, तो ये एंगल तो बोला था कितना था? पाई माइनस, तो एन आई डॉट एन लिखोगे तो अभी पढ़ाया था ये, मतलब बताया आपको
कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ एन आई रो, भाई ए बी लिख रहा था ना यहाँ पर, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर कितना है, पाई माइनस थीटा है। वैसे ही अगर आप इसका डॉट लो तो ये तो थीटा आर है ना, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, एन डॉट एन आर लिखोगे, तो क्या होगा, मॉड ऑफ एन आर कॉस ऑफ थीटा। लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा आई का वैल्यू कितना होता है, माइनस कॉस थीटा आई, होगा या नहीं। इसीलिए देखिए, ये समझे या नहीं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ये साइन दिख रहा है या नहीं, नेगेटिव साइन के साथ इन डॉट प्रोडक्ट, यानी इसी लॉज को इन फैक्टर के यूज से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकली हम लोग का समझने का बात है उसको थोड़ा आप हम लोग समझ लें, फिर एक बार आप नोट डाउन कीजिए। ऐसे रेज आ रहा है, यहां पर किसी को अगर हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नाम दे रहे हैं या ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ऑप्टिक्स के व्यू ऑफ पॉइंट से कितने टाइप का होता है आप जानते हैं, एक बोल रहे थे इल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट या बॉडी, या नॉन इल्यूमिनेशन, जैसे एक का खुद का लाइट और एक दूसरे से आकर रिफ्लेक्ट करता हुआ, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है, वो आया और आकर ये किसी प्लेन सरफेस या मिरर से हिट किया, और हिट करने के बाद कहीं ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ जिसको आपने परसीव किया व्यूअर, तो उसको क्या लगेगा ज्योमेट्रिकली कि ये रे जो है कहीं यहां से आ रहा है, जो आपको पहले बता रहा। अब आप ज्योमेट्री से देखो, नहीं तो ये एंगल जो होगा, बोलिए, समझ रहे हैं या नहीं, वो और ये एंगल सेम होगा कि नहीं, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। मैंने दो रे बना दिया है तो शायद हो सकता है कि आपको दिक्कत लग रहा हो, देख लीजिए, एक ही रे को पकड़ कर चलिए, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं, और जब ये एंगल सेम है एंड इट अपीयर्स दैट इट्स कमिंग फ्रॉम हियर, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं, हाँ, और जब ये एंगल इस एंगल के सेम है और ये एंगल इसके सेम है, यानी ये दोनों एंगल सेम हो गया कि नहीं, बोलिए। तब ये जब दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब है ये जो मिरर है इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, यानी अब आप क्या बोलेंगे, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, रेशियो, अरे होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पर ये वाला भी पॉइंट है, जहां से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि रेज अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, समझेंगे या नहीं। तो इस रेज को तो पहली बात समझ लीजिए हम लोग रिफ्लेक्टेड बोले और इस रे को इंसिडेंट बोले। अब ये कैसे इंसिडेंट हो रहा है, तो बॉडी का खुद का भी लाइट हो सकता है या कहीं से लाइट आकर उसमें फॉल किया जिसके कारण जाकर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट। तो हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्री से कि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट इस मिरर से या जिस पॉइंट पे अपीयर हो रहा है कि जहां से लाइट ओरिजिनेट हो रहा है, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, राइट या नहीं। तो ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने कुछ पॉइंट को डिफाइन किया जिसको यहाँ समझने का जरूरत होगा। हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक्स में ऐसे डिफाइन किए, एक को बोलेंगे रियल और एक को बोलेंगे वर्चुअल या इमेजिनरी। देखिए, जब भी आप ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे तो आप इंसिडेंट रे के बारे में सोचिएगा। क्या लिखा है, इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, मतलब यहां से रेज क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट आपका रियल हो।
मेरी बात समझ में आ रहा है कि अगर इंसिडेंट रे appears to converge then virtual होगा। अब जैसे मैं आपको बोला कि अगर आप पाथ को रिट्रेस कराओ, जैसे ये रेज जो है इधर से फॉल करता है, हाँ, तो ये अपीयर क्या हो रहा है, कहीं यहां आकर मिल रहा है, डॉट 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 मैंने बोल्ड ड्रॉ कर दिया, इट अपीयर, अभी जो इंसिडेंट रे है ये क्या हो रहा है, यहां पर अपीयर होगा लग रहा है। बात समझे या नहीं? तो क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, समझे या नहीं? अब वैसे ही देखिए, अगर सपोज जो रिफ्लेक्टेड रे है ऐसे, वो क्या हो गया, डाइवर्ज कर, तो ये लगेगा यहां से जाकर डाइवर्ज हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका वर्चुअल इमेज। अगर इमेज को आपको डिफाइन करना है तो यहां भी रियल और वर्चुअल के जैसा करेंगे। अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज कर रहा होगा तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, कन्वर्ज कर रहा होगा तो रियल। और ये सब ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, अगर आप खुद देखो, मैं इधर फिर से बता रहा हूं, इधर देखिए, रे ऐसे फॉल किया, हाँ बोलिए, ये फॉल करने के बाद जो है लगेगा कि कहीं यहां जाकर कन्वर्ज कर जा रहा है, राइट, तो ये तो वर्चुअली कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं नहीं? हाँ, ठीक है। और रे जो है यहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर देगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आकर क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, तो ये इमेज बन गई। कैसा इमेज, रियल इमेज होगा कि नहीं? और ये इंसिडेंट रे वर्चुअली मीट कर रहा था, तो कैसा बोले, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल, जब भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे तो कौन सा रे को देखेंगे, जब भी इमेज के बारे में सोचेंगे तो कौन सा रे को देखेंगे, पहले ये फिक्स कर लें। अगर इंसिडेंट रे appears to converge then कैसा बॉडी, वर्चुअल बॉडी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नहीं, अगर डाइवर्ज कर रहा हो इंसिडेंट रे देन कैसा ऑब्जेक्ट, रियल। ज्योमेट्रिकली समझिएगा, देख भी रहे हैं आप, याद नहीं करना। तो वैसे ही जरा सोचिए कि अगर रे जो है आपका ये ऐसा appears to क्या है, तो एक कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, वर्चुअल। और रिफ्लेक्टेड रे कैसा है, रियल रेज आर कन्वर्जिंग, तो कैसा इमेज, रियल इमेज। अब हो सकता था कि रे जो है अपने पाथ को रिट्रेस भी कर सकता था, यहीं से कोई रे ऐसे आता और ऐसे चला जाता, तो अभी जो आपका इंसिडेंट रे है ये किस नेचर का है, तो अब ये क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। और जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो क्यों सा नेचर का है, तो ये अपीयर्स यहां से आ रहा है, तो ये नहीं, ये रे जो है रिफ्लेक्टेड, ये क्या किया, डाइवर्स, तो कैसा इमेज, वर्चुअल। और इसको पीछे मिलाएंगे, बोलेंगे ज्योमेट्रिकली कहीं पे बन रहा है, पीछे तो कुछ दिखता नहीं। बात समझ रहे हैं? यानी देखिए, जो पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट था वो अब क्या बन गया, वर्चुअल इमेज। समझ रहा है कि नहीं? और अगर इसको तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब बोल रहे थे तो इसका इमेज क्या बोल रहे थे, रियल। लेकिन जब अभी आप इसको क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल इमेज, तो इसका रियल ये क्या है। तो ज्योमेट्रिकली समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने इस फॉर अंडरस्टैंडिंग फेनोमेना इस चीजों पे डिफाइन किया है कि किसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे रियल, किसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या किसको इमेज रियल इमेज बोलेंगे और वर्चुअल इमेज, ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। और ज्योमेट्रिकली इससे हम लोगों को ये कुछ मीनिंग समझ में आता है। अदरवाइज आप स्क्रीन के पीछे अगर देखने जाओ तो कुछ इमेज दिखता नहीं। इसका अंडरस्टैंडिंग समझ में आया कि नहीं आपको? ये देख रहे हैं, यहाँ पर रियल इमेज बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे कैसा है, अपीयर्स टू कन्वर्ज, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसका, इसीलिए रियल इमेज। या रे को अगर आप रिट्रेस कर देते तो यही बात उल्टा हो जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?